कुछ दिन कबल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब यूएई की विजिट पर गए। उनका ये दौरा मिडल ईस्ट में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से बहुत ही अहम माना जा रहा था। ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि यूएई समेत अहम ब्रादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान पर यह दबाव डाल रहे हैं कि इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम कर ले, और इस सिलसिले में पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए यूएई की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़े भी बंद कर दिए गए। ऐसी भी इतलात आई। ऐसे में शाह महमूद कुरैशी का ये दौरा बहुत ही अहम था। अब इस विजिट में क्या हुआ है, इसकी डिटेल सामने आना शुरू हो गई हैं। शाह महमूद कुरैशी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएई को ये साफ पैगाम दे दिया हुआ है कि वी विल नॉट एंड कैन नॉट एस्टेब्लिश एनी रिलेशनशिप विद इजराइल until a concrete and permanent solution to the Palestine issue is found। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के मुताबिक परमानेंट सल्यूशन यही है कि यरूशलेम और किबला अव्वल आप फ़लस्तीन को दे दें और उनकी एक रियासत बना दें फ़लस्तीनियों की, और उसका कैपिटल आप यरूशलेम को लगा दें, लेकिन उसमें किबला अव्वल भी होना चाहिए। तो फिर पाकिस्तान सोच सकता है कि इसराइल को तस्लीम करना है या नहीं करना। ये पाकिस्तानी मॉडल है। अलबत्ता ये भी नोट करें कि पाकिस्तान के जो फाउंडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना, ये उनका मॉडल नहीं है। उनका मॉडल ये है कि कतई तौर पर कुछ भी हो जाए इसराइल की रियासत को तस्लीम करना ही नहीं है। ये उनका मॉडल है। शाह महमूद कुरैशी की इस स्टेटमेंट के बाद उन सारे अफवाहों और प्रोपेगेंडा का खात्मा हो गया है जिसमें यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के कुछ अहम तरीन वजीर और यानी मिनिस्टर छुप छुप कर इसराइल का दौरा कर रहे हैं और बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है। अब इसराइल का ख़ुद का हाल ये है कि वहाँ पर इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो कोई हुकूमत वहाँ पर मौजूद नहीं है। नेतन्याहू की जो हुकूमत थी वो कोलैप्स कर गई है और 2 सालों में चौथी मरतबा वहाँ पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 2 बार वहाँ पर इलेक्शंस हुए, कोई भी पार्टी अक्सरियत ना ले सकी। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन सिस्टम चलाने के लिए इसराइल की 2 सबसे बड़ी जो पार्टीज थी, लिक्विड पार्टी और ब्लू एंड वाइट पार्टी। लिक्विड पार्टी के जो सरबराह हैं वो नेतन्याहू हैं और ब्लू एंड वाइट पार्टी के जो सरबराह हैं वो बेनी गांट्ज़ हैं। इन दोनों ने एक कोशिश की कि एक हुकूमत बनाते हैं कोलिशन सिस्टम चलाने के लिए, हालांकि दोनों एक दूसरे के शदीद मुखालिफ पार्टियां हैं। तो फार्मूला ये तय पाया कि नेतन्याहू जो है वो पहले मरहले में यानी आधा अरसा वो हुकूमत करेगा और आधा जो अरसा होगा, पूरी टोटल टेन्योर जो होगा हुकूमत का, उसका बाकी जो आखिरी हिस्सा होगा आधा, वो बेनी गांट्ज़ उसमें वज़ीर आज़म रहेगा। अच्छा, ये भी तय पाया कि जो पहला हाफ होगा जिसमें नेतन्याहू हुकूमत करेगा, उसमें बेनी गांट्ज़ वज़ीर दिफा होगा यानी डिफेंस मिनिस्टर, जबकि दूसरे हाफ में फिर बेनी गांट्ज़ की जो पार्टी है वो अपना पीएम सेलेक्ट करेगी। नेतन्याहू को इसराइल में प्यार से बीबी भी कहा जाता है और बीबी जी को इसीलिए भी पहले पीएम बनना था क्योंकि उनके ऊपर रिश्वत लेने और करप्शन के इल्ज़ामात हैं जिनको वो फेस कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर बनने की सूरत में कम से कम वो उस तहकीकात से बचे रहेंगे जब तक कि वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अच्छा, अरब मुल्कों के साथ नॉर्मलाइजेशन का ये जो अमल शुरू हुआ है ये भी इसी कोलिशन हुकूमत में शुरू हुआ है, लेकिन अब ये हुकूमत भी कोलैप्स कर चुकी है क्योंकि दी गई डेडलाइन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त में इस हुकूमत ने बजट पास नहीं करी। ये नहीं कर पाए, इनके पास रिक्वायर्ड मेजॉरिटी नहीं थी, जिस वजह से कानून के तहत वहाँ पर ये हुकूमत भी गिर चुकी है। अब मार्च 2021 में यानी तकरीबन 3 महीने के बाद दोबारा इलेक्शंस होंगे इसराइल में और बेनी गांट्ज़ और नेतन्याहू दोबारा कम्पीट करेंगे, इन दोनों की जो पार्टीज़ हैं। अच्छा, इनकी ये जो कोलिशन हुकूमत बनी है ये सिर्फ 7 महीने चल पाई थी और इसी साल अप्रैल 2020 में ये हुकूमत बनी थी इन दोनों पार्टियों की, जिसके बाद अरब मुल्कों के साथ नॉर्मलाइजेशन का काम भी अमेरिका ने ऐसी कमज़ोर हुकूमत के होते हुए भी वहाँ पर शुरू करवा दिया था। अच्छा, इस नॉर्मलाइजेशन को वहाँ के जो हार्डलाइनर यहूदी हैं जो कि ग्रेटर इसराइल फिज़िकली बनाना चाहते हैं बाकायदा एक बाउंड्रीज के साथ वहाँ पर जो उसका नक्शा है असल में, तो वो भी खुश नहीं थे सारी नॉर्मलाइजेशन से। यहाँ पर ये डिटेल्स बताना इसलिए ज़रूरी था कि अब जो सिनारियो डेवलप होने जा रहा है इसमें फिर ऐसा हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि सऊदी अरब और दीगर कई मुसलमान मुल्कों को राज़ी करवाया जा सके कि वो भी इसराइल को तस्लीम कर लें। वो यूँ कि अक्सर मुसलमान मुल्क ये मानते हैं कि हम इसराइल को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब एक फ़लस्तीनी रियासत बने और यरूशलेम उसका कैपिटल हो। ये अक्सर मुसलमान जो मुल्क हैं उनका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो फिर वो सोच सकते हैं, बशमूल पाकिस्तान और बांग्लादेश के। उनका भी यही मानना है कि अगर एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बनती है जिसका यरूशलेम कैपिटल हो तो फिर वो सोच सकते हैं कि इसराइल को तस्लीम करना है या नहीं करना है।
तो अब ये जो दो पार्टियां हैं इसराइल की, लिक्विड पार्टी नेतन्याहू की और बेनी गैंट्स की जो ब्लू एंड वाइट पार्टी हैं, इनमें जो नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी है, इनका ख्याल है कि यरूशलेम को किसी भी सूरत फ़लस्तीनियों को नहीं दिया जा सकता, भूल जाएं फ़लस्तीनी जो हैं। इनका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है लिक्विड पार्टी वालों का, ये ट्रंप के दामाद जेराड कुश्नर साहब जैसा ही था, जो कि उन्होंने डील ऑफ द सेंचुरी नाम की एक चीज़ बनाई थी फ़लस्तीनियों के लिए कि उनको पैसे वैसे देकर इर्द गिर्द के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें सेटल कर दिया जाए, या फिर गज़ा की पट्टी उनको दे दी जाए, वहाँ पर गज़ा की पट्टी में ये अपने लिए अलग मुल्क बनाए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वेस्ट बैंक का कोई छोटा सा इलाका फ़लस्तीनियों को दे दें, वहाँ पर ये अपना मुल्क बनाए, लेकिन उस मुल्क में फ़ौज नहीं रख सकते ये। अच्छा, ये जो फ़लस्तीन का इलाका है वेस्ट बैंक का, इसको वेस्ट बैंक इसीलिए कहते हैं, बहुत सारे लोगों को ये इल्म नहीं होगा कि इसको वेस्ट बैंक क्यों कहा जाता है। वेस्ट बैंक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे पे है, यानी वेस्ट बैंक पे वाक़ है, इसीलिए इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है इस इलाके को। बहरहाल, ये नेतन्याहू की पार्टी का मानना था कि यरूशलेम किसी सूरत फ़लस्तीनियों को नहीं दिया जा सकता, लेकिन अब उनकी हुकूमत गिर चुकी है। अब अगर दोबारा इलेक्शंस में फ़र्ज़ करें कि ब्लू एंड वाइट पार्टी के बेनी गांट्स साहब आ जाते हैं जीत कर, यानी नेतन्याहू का जो मुखालिफ है ब्लू एंड वाइट पार्टी, उनका उम्मीदवार अगर आ जाता है, तो उनका ये मानना है कि फ़लस्तीनियों को अलग मुल्क दे सकते हैं, बिल्कुल हम तैयार हैं, और अगर उनको यरूशलेम एज ए कैपिटल चाहिए तो हम वो भी देने को तैयार हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है। बेनी गांट्स इस बात का मुखालिफ नहीं है कि यरूशलेम मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनियों को दिया ही नहीं जा सकता। बेनी गांट्स इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं है। उसका ये मानना है कि यरूशलेम होगा हमारे ही पास और यूनाइटेड ही होगा, लेकिन यरूशलेम के अंदर एक हिस्से को हम फ़लस्तीनियों के सुपर्द कर सकते हैं जहाँ पर वो अपना कैपिटल बना लें, लेकिन होगा हमारे ही पास ये। यानी यूँ समझें कि इसराइल का जो कैपिटल होगा यरूशलेम, उसके अंदर एक और कैपिटल होगा फ़लस्तीनियों का। ये बेनी गांट्स का मॉडल है। अब अगर आप गांट्स के मॉडल को देखें तो बड़ी चालाकी से इस शख्स ने इसमें वो सारी चीज़ें डाल दी हुई हैं और वो सारे एक्सक्यूज़ेस को ख़त्म करने की कोशिश की है, जिससे कई मुसलमान मुल्क ये कहते हुए नज़र आते हैं कि फ़लस्तीनियों का एक अलग मुल्क हो और उसका कैपिटल भी यरूशलेम हो। तो समहाउ गलत तरीके से ही सही बेनी गांट्स ने ये दोनों चीज़ें अपने मॉडल में डाल रखी हैं। तो अगर बेनी गांट्स हुकूमत में आ गया अब की बार नेतन्याहू की जगह, जिसके चांसेस बाय द वे ज़्यादा हैं, तो शायद कई और मुसलमान मुल्क भी इसराइल को तस्लीम कर लें, क्योंकि इस बेनी गांट्स वाले मॉडल में उनकी सारी कंडीशंस समहाउ पूरी हो रही हैं गलत तरीके से ही। जैसे कि हमने कहा कि लूली लंगड़ी आज़ादी ही सही, लेकिन यानी अगर आप सरफेस पे देखें, ऑन द पेपर देखें, तो बेनी गांट्स यरूशलेम भी एज ए कैपिटल देने को तैयार है, उसका एक हिस्सा, और फ़लस्तीनियों को अलग मुल्क देने को भी तैयार है। तो इस तरीके से वो उनकी सारी कंडीशंस जो हैं, दो मेन कंडीशन जो मुसलमान मुल्कों की हैं, उसको फुलफिल करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर बेनी गांट्स का मॉडल इम्प्लीमेंट भी किया जाता है तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ये बहुत मुश्किल है कि ऐसे कंडीशन को भी पाकिस्तान मान ले। इसके भी चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि पाकिस्तान पूरे के पूरे यरूशलेम को फ़लस्तीन का हिस्सा मानता है, और अगर पूरा का पूरा यरूशलेम फ़लस्तीन को नहीं मिलता तो शायद पाकिस्तान बेनी गांट्स वाली ये जो मॉडल है इसको भी रिजेक्ट कर दे।